हेलो बच्चों, देखो थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ में एंट्रोपी की। एंट्रोपी कैलकुलेशंस हम पढ़ रहे थे। एंट्रोपी फॉर द आइडियल गैसेस फॉर एनी प्रोसेस पढ़ लिया था, सॉलिड लिक्विड्स के लिए पढ़ लिया था। थर्ड सी एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर द फेज चेंज। तो एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन और फेज चेंज आप समझते हो, जैसे लिक्विड वाटर को वेपराइज करके गैस में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आइस को पिघला करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर दिया। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों सॉलिड हैं बट दो अलग अलग फेजेस हैं। तो फेज चेंज या फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्टेट ही चेंज हो, सेम फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो फेज चेंज, एग्जाम्पल ऑफ द फेज चेंज, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फेज चेंज के, जैसे H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, दिस इज वेपराइजेशन, दिस इज फ्यूजन प्रोसेस। H2O लिक्विड, H2O गैस, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक। तो सल्फर मोनोक्लिनिक या सल्फर रोम्बिक, ये क्या है? दो अलग अलग फेजेस हैं फॉर सॉलिड सल्फर। ऐसी ग्रेफाइट एंड डायमंड आर टू डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्बन, सॉलिड कार्बन। तो ये सब फेज चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेज चेंज। सॉलिड में भी हो सकते हैं और अलग अलग फेजेस भी हो सकते हैं। तो फेज चेंज में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करें? फेज चेंज के अंदर ध्यान दो, टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन होता है जहां पर फेज चेंज हो रहा हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर अगर हो रहा हो एट ए गिवन प्रेशर तो वो रिवर्सिबल होगा। तो लिखेंगे इस बात को एज एन इंपॉर्टेंट करके, फेज चेंज प्रोसेस is reversible when it occurs at its transition temperature. Transition temperature at given pressure. गिवन प्रेशर पर फेज चेंज रिवर्सिबल माना जाता है, रिवर्सिबल होता है व्हेन इट अकर्स एट इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, ये ध्यान दो, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट for vaporization process, melting point for fusion process, etc. at a given pressure. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेशर पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पर। लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बच्चे इस बात को सीखते भी हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड प्रेशर पर डिपेंडेंट है। एट ए गिवन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल बी समथिंग, सम सर्टेन वैल्यू फॉर ए गिवन सब्सटेंस और गिवन लिक्विड। तो फेज चेंज इज रिवर्सिबल व्हेन इट अकर्स एट इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ बॉइलिंग पॉइंट। अगर वो बॉइलिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर T, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन करवा रहे हैं ना, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, यहां फ्यूजन पॉइंट। बिल्कुल, ये तो हो गया टेम्परेचर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट।
और यहाँ टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर टी, ट्रांजिशन टेम्परेचर टीपी, यहाँ भी टीपी लिखो। टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन अकर्स। कट तो लिया राइट साइड में, जरा चेक कर लो। टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन अकर्स, जस्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो इस तरीके से है ये। अच्छा, ये तो पता ही है ना कि जब आइस पिघलता है लिक्विड वाटर में तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और ड्यूरिंग दैट फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, मेल्टिंग पॉइंट उसका मान लो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक आइस पूरी नहीं पिघल जाती टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे वाटर है, मान लो बॉयल किया हमने लिक्विड वाटर स्टीम के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जब तक लिक्विड वाटर पूरा का पूरा बॉयल ऑफ नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर विल नॉट चेंज। आप हीट देते रहोगे, हीट लेने के बाद में लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो ब्रेक होंगे, विल कन्वर्ट इनटू स्टीम and heat will not change the temperature unless the phase change has completely occurred. So during the phase change temperature and pressure remain constant. During the phase change pressure and temperature remains constant. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, और टेम्परेचर कौन सा लेना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर अगर हो रहा है मान लो फेज चेंज तो वो रिवर्सिबल माना जाएगा। रिवर्सिबल मानते हुए ट्रांजिशन टेम्परेचर पर फेज चेंज के लिए बड़ी आसानी से यू कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी फॉर द सिस्टम। तो एंट्रोपी, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस फॉर वेपराइजेशन, क्या बोलोगे, इंटीग्रल क्यू वेपराइजेशन अपॉन टी। टी कौन सा, वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट 1 to 2, इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। और क्यू टी बॉइलिंग पॉइंट, ये तो कांस्टेंट है फेज चेंज के दौरान, दिस इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर अगर मान लो फेज चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज। कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ द टोटल हीट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट का। सिमिलरली एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन प्रोसेस इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन जनरल। क्या बोलोगे, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज is equal to enthalpy of the phase change upon T transition temperature. T transition temperature at a given pressure. तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर ये एक जनरल फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, फेज चेंज के लिए फॉर्मूले ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे मान लो क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि 3.5 ग्राम ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, बल्कि ऐसे कह दो of solid nitrogen is converted into liquid nitrogen at its fusion temperature ऑफ, मान लो कुछ भी डेटा ले लिया, मान लो 50 केल्विन। तो 3.5 ग्राम ऑफ द सॉलिड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड नाइट्रोजन
at its fusion temperature of 50 Kelvin. Find entropy change for this phase change फेज चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज बताओ। फेज चेंज के लिए इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड नाइट्रोजन इज 500 कैलोरीज पर मोल। क्वेश्चन आपके सामने है। 3.5 ग्राम सॉलिड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन एट इट्स फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ 50 केल्विन। ठीक है। फाइंड एंट्रोपी चेंज फॉर दिस फेज चेंज इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर सॉलिड नाइट्रोजन इज 500 कैलोरीज पर मोल। तो पर मोल दिया हुआ है डेटा, उस बात का ध्यान रखना, बट पर मोल के लिए कैलकुलेट नहीं करना, हमें 3.5 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। सारी बात मैं ही बताऊंगा क्या। करो सॉल्व क्वेश्चन को, डू इट। हाँ बताओ क्या आंसर आया, देखें यहां पर जरा। अब पहले तो ये देखो कि N2 के सॉलिड नाइट्रोजन है, कुछ ना बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन को N2 लिया जाता है, N के फॉर्म में नहीं रहता वो। तो मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 3.5 अपॉन 28 28। तो आप इसको 7 चौक 4 3 3.5 नहीं 7 कितना हो गया, 8 बार कैंसिल आउट हो गया ये। 8 3 24 और 4 28, 8 बार। तो 1/8 मोल। तो 1/8 मोल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो कर क्या रहे हैं प्रोसेस, सॉलिड नाइट्रोजन N2 सॉलिड का फेस चेंज करवा रहे हैं N2 लिक्विड में। और आपको पता है अगर वो फ्यूजन टेम्परेचर पे हो रहा है उसके एट ए गिवन प्रेशर, तो वो रिवर्सिबल नेचर का होगा। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज हाउ मच, 500 कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो पर मोल ही कैलकुलेशन कर लो पहले एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस फ्यूजन, फ्यूजन के लिए ही फाइंड आउट करना है, तो 500 कैलोरीज पर मोल डिवाइडेड बाई व्हाट वैल्यू, टेम्परेचर 50 केल्विन। तो कितना हो गया, 10 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। यही हुआ। बट ये तो पर मोल है, हमें पर मोल के लिए नहीं 1/8 मोल के लिए फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एस जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द गिवन प्रोसेस फॉर 1/8 मोल, तो 10 इंटू 1/8 अब बस हो जाएगा कैलोरीज पर केल्विन, पर मोल नहीं, 1 मोल थोड़ी है। अब 1/8 मोल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितना हो गया 1.25 कैलोरीज पर केल्विन। दैट्स इट, यही आंसर है। आपका भी यही आंसर आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये तरीका है कैलकुलेशन ऑफ द एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, पढ़ लिया। सॉलिड लिक्विड्स अंडरगोइंग एनी प्रोसेस अंडर टेम्परेचर चेंज, पढ़ लिया। फेस चेंज ऑल्सो वी स्टडीड विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा ध्यान रखना। इनका यूज भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना हम, सेकेंड लॉ का ही एक्सटेंशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर इसका यूज आएगा। ये हो गया। इसके बाद अब एंट्रोपी डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले चलो एक चीज और पढ़ते हैं। ये जो कार्नोट साइकिल है, वैसे तो सिलेबस में नहीं होता केमिस्ट्री में, बट कार्नोट साइकिल का हम पीवी डायग्राम तो हमने सीखा था। टीएस डायग्राम कैसे बनाएं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो हेडिंग लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। आप कैसे, जरा एक बात देखो,
पीवी डायग्राम तो ये था, ए बी सी डी, ये था वो ए बी प्रोसेस जो था, ये दोनों थे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और ये दोनों थे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। यहां हीट एब्जॉर्ब हुई थी कुछ Q2 और यहां हीट रिजेक्ट हुई थी कुछ Q1, ऐसे ही लिखा था हमने। अब मुझे ध्यान दो, TS डायग्राम लेना है। ए बी क्या था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर विल कांस्टेंट और ए बी में एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन में एंट्रोपी बढ़ती है। आप एक बात तो क्लियर है, कोई आपसे अगर ये पूछ ले इन जनरल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस, यही तो बोलते हो आप, तो इसका मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। साफ दिखाई पड़ता है कि एंट्रोपी चेंज जो है वो एक तरीके से क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू TdS और टोटल हीट अगर कैलकुलेट करनी हो तो वी कैन कैलकुलेट, तो क्यू रिवर्सिबल अगर कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रल TdS, और अगर डेल्टा एस अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो बाहर ले लेंगे तो T डेल्टा एस आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं T इंटू डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। और TdS क्या है? एरिया अंडर द TdS कर्व। T और टेम्परेचर और एंट्रोपी वाले कर्व का जो एरिया होगा दैट इज द हीट ट्रांसफर। यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकला, बताओ क्या स्टेटमेंट? ये क्या है? ये TS डायग्राम का एरिया, तो एरिया अंडर TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एरिया अंडर TS डायग्राम represents the heat transfer in the process। तो एरिया अंडर TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस। तो T डेल्टा S तो या TdS अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्मल ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक बात है। तो एरिया अंडर TS डायग्राम रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस। तो इस बात को अगर मैं कहना चाहूँ तो यूं भी कह सकता हूँ, जैसे ये कोई TS डायग्राम है, मान लो ये है, तो मान लो ये पॉइंट्स हैं 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक का जो एरिया है ये क्यू ही तो है, क्यू रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर है। तो TS डायग्राम के में जो एरिया होता है वो रिवर्सिबल हीट रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। रिवर्सिबल के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। या इरिवर्सिबल हो गया तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। चलो ये तो जनरल बात हो गई। ये एरिया जो है वो क्यू रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है, मान लो इस टाइप से अगर ले रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्नोट साइकिल की, तो ये तो कार्नोट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। कार्नोट साइकिल में ए बी प्रोसेस क्या है बोलो? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट और साफ दिखता है कि रिवर्स हीट एडिशन हो रहा है। तो क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये ए बी हुआ। बीसी प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो, फॉर बीसी प्रोसेस में एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्यू रिवर्सिबल तो 0 ही है ना, और क्यू रिवर्सिबल 0 है तो डेल्टा एस भी क्या होगा? 0। इसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
एक शब्द यूज किया आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब आइसो एंट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी। आइसो एंट्रोपिक को शॉर्ट कर दिया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है और घटेगी कैसे? कैसे घटेगी? कैसे नहीं, क्या टेम्परेचर घटेगा? आपको पता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, ये बी से सी एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन में आप जानते हो कूलिंग होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, पढ़ चुके हैं। तो दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अगेन सी टू डी कंप्रेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, बट जो हीट है वो रिजेक्टेड है। तो क्यू नेगेटिव हुआ तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, ये घटेगा वापस। समझ के ड्रॉ करें पूरी बात। ए बी सी डी और ये ए प्रोसेस, ये दोनों कौन से प्रोसेस हो गए? ये दोनों हो गए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये दोनों कौन से प्रोसेस हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। processes or reversible adiabatic processes। तो ये था P वर्सेस V डायग्राम कन्वर्टेड इनटू T एंड S डायग्राम एज अ कार्नोट साइकिल। दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिन्हें हम आइसोट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, आइसो मतलब सेम, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। ये बात समझेंगे? आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो कभी कभी ये यूज में आएगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं, बहुत देर हो गई, कब से पढ़ रहे हैं एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन। अरे एंट्रोपी है क्या, ये तो सीख लो। तो लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी डिफाइन करेंगे। एंट्रोपी की परिभाषा लिखते इस तरीके से हैं। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ randomness or disorderedness of system। सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैसे डिफाइन होगा? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस एक ही चीज है। ऑर्डर्ड का उल्टा होता है रैंडम और डिसऑर्डर्ड। कोई भी चीज जो है वो है फजार्ड हो, रैंडमली मूव कर रही हो, कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, तो उसे बोलेंगे हम एंट्रोपी। तो इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस जितनी ज्यादा, एंट्रोपी भी ज्यादा। अच्छा, रैंडमनेस एसोसिएटेड किसके साथ होती है? मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं। तो रैंडमनेस is associated with arrangements, orientations of molecules, atoms या constituent particles of the system। तो randomness is associated with the arrangements or orientations of the molecules। जितने ज़्यादा orientations या arrangements होंगे molecules के रहने के, जितनी ज़्यादा possibilities होंगी, randomness उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैं randomness को रिलेट करता हूँ डे टू डे लाइफ में।
फॉर एग्जाम्पल, हाँ मान लो क्लास में पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम कैमरे को पढ़ा रहे हैं, कैमरे में आप हो ही बैठे हुए देख रहे हो हमें पढ़ाते हुए। तो जैसे मान लो क्लासरूम है, ये सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे मान लो क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं तो बड़ी तल्लीनता के साथ में, बड़े अटेंशन के साथ में, केयरफुल होकर के पूरी बात सुन रहे हैं। टीचर इधर जा रहा है तो गर्दन इधर मूव कर रही है, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, टीचर इधर आ रहा है तो गर्दन इधर मूव कर रही है। ऐसे ही होता है, क्लास में बच्चे बैठते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसे बोलते हो बड़ी हाईली ऑर्डर्ड सिचुएशन है क्लासरूम की। स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर पोजीशन, नो साउंड्स, कोई शोर नहीं बचा रहे हैं, कोई नॉइज़ नहीं है, बहुत ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बोला जाएगा ना। रैंडमनेस नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं। टीचर ने क्लास खत्म करी, बोले चलो बाकी की चीज़ लेट्स फिनिश इट नाउ, लेट्स डू इट, दैट्स इट फॉर नाउ एंड वी विल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऐसा बोल के जब निकलते हैं तो बच्चे फिर खड़े होते हैं, बाहर ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाना खाएंगे, कुछ करेंगे, टिफ़िन खाएंगे। तो वो निकलते हैं तो आवाज़ भी करते हैं, शोर भी करते हैं, एक की कनपटी भी गुद्दी पे यूँ मार देते हैं, कुछ फेंकते हैं, शोर करते हैं, बेंचों पर चढ़ते हैं। क्या ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा टीचर बाहर निकलने के बाद में? रैंडमनेस, हाईली डिसऑर्डर्ड क्लास बोलोगे ना, हाईली डिसऑर्डर्ड या हाईली रैंडम, तो रैंडमनेस बढ़ गई है, तो इसे बोलोगे रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी भी बढ़ गई। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और एग्जाम्पल जैसे कोई सॉलिड है, H2O ले लो, सॉलिड फॉर्म में आइस, बर्फ। सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हैव द ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन, मतलब वो फिक्स्ड हैं, वह हिल डुल सकते हैं, मूव नहीं कर सकते फ्रीली, जब तो दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अब मान लो मैंने इनको हीट करके आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया। लिक्विड वाटर में जाते या मॉलिक्यूल्स हैव बिकम मोबाइल, दे कैन हैव द ट्रांसलेशन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मूव करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलाइड भी करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर डायरेक्शन ऑल्सो विल चेंज। तो नाउ एंट्रोपी इज इंक्रीज, रैंडमनेस इज इंक्रीज। और हीट करा हमने बहुत ज़्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड हीट कर दिया, सो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो बोलते हैं गैसेस के अंदर तो देयर इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। हाई स्पीड से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा भी रहे हैं, एंड हाई वेलोसिटी के साथ मूव करने के कारण दे हैव द ह्यूज रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस, रैंडम मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बोलते ही हैं इस बात को। तो गैस की एंट्रोपी बहुत बढ़ गई। तो वही एक मोल मान लो हमने आइस लिया था, वही एक मोल को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करा तो रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई। और वही एक मोल लिक्विड को हमने कन्वर्ट कर दिया मान लो स्टीम के अंदर, तो एंट्रोपी बहुत भारी मात्रा से बढ़ गई। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जितने ज़्यादा अरेंजमेंट्स हो सकते हैं या ओरिएंटेशंस हो सकते हैं या टाइप ऑफ मोशंस हो सकते हैं एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब यहीं पे बात आती है कि सर हम रैंडमनेस के बेसिस पर एंट्रोपी कंपेयर कैसे करें? तो लिखो कंपैरिजन ऑफ entropy on the basis of randomness। रैंडमनेस के बेसिस पर एंट्रोपी कंपेयर करना हो तो बड़ा आसान है। अभी एग्जांपल दिया है, फॉर ए सब्सटेंस, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड मच लेस देन मोलर एंट्रोपी ऑफ गैस। M स्टैंड्स फॉर मोलर, अमाउंट तो सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन तो है ही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
तो सेम अमाउंट के लिए कंपैरिजन करोगे तो मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी भारी मात्रा से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। कई बार जैसे मान लो कॉपर के दो स्फीयर्स हैं, 2 ब्लॉक्स ऑफ कॉपर, सेम मास, सेम मटेरियल, टेम्परेचर डिफरेंट, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, वाइब्रेशंस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या काइनेटिक एनर्जीज मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होंगी, भागदौड़ ज़्यादा कर पा रहे होंगे, तो एंट्रोपी विल बी मोर। तो क्या बोलोगे? 2 मेटल ब्लॉक्स, आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स, 2 identical metal blocks, same mass and material and shape everything. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा। 2 ब्लॉक हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का सेम मास है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, मान लो दोनों का सेम मटेरियल है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स वुड बी मोर एंड एंट्रोपी वुड बी मोर। मोर एग्जाम्पल्स विल टेक। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी के। रैंडमनेस ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ओरिएंटेशन ज़्यादा, अरेंजमेंट्स इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन लिव इट्स लाइफ ज़्यादा, तो रैंडमनेस विल बी मोर। लिखो यहाँ तक की बात। थर्ड, जैसे 2 गैस सैंपल्स, 2 आइडियल गैस सैंपल्स, same 2 identical gas samples, 2 ideal gas samples, same amount, same temperature, same gas। सेम गैस का मतलब दोनों हीलियम के सैंपल हैं, दोनों का अमाउंट 5 ग्राम 5 ग्राम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। जिसका प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम है, पास पास है, तो फिर भागने दौड़ने के लिए जगह कम मिल पा रही है, तो एंट्रोपी वुड बी लेस। और प्रेशर जिसका कम, वॉल्यूम जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, भागने दौड़ने की आज़ादी ज़्यादा होगी, रैंडमनेस वुड बी मोर। याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे ये। 2 आइडियल गैस सैंपल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम गैस टाइप, सेम अमाउंट है, सेम टेम्परेचर है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का टेम्परेचर सेम है तो आइडियल गैसेस के लिए, वॉल्यूम कम होगा तो एंट्रोपी विल बी लेस। सो दिस इज हाउ यू से। फोर्थ, कई बार एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में अगर ध्यान से देखो, जैसे ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है डायमंड से। ग्रेफाइट में वन शीट कैन स्लाइड ओवर द अदर, सो रैंडमनेस इज मोर। तो मोलर एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ डायमंड। सिमिलरली अगर आप इस बात को पढ़ोगे थर्मोडायनामिक, थर्मोकेमिस्ट्री में आती है ये बात, हालांकि पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। अगर ध्यान दो तो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स हैं, फॉस्फोरस के 3 कॉमन एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस में नेटवर्क स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है उसमें,
तो ब्लैक फास्फोरस की एंट्रोपी सबसे कम होती है, वाइट की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। तो मोलर एंट्रोपी ऑफ वाइट P इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ रेड P इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ ब्लैक फास्फोरस। P मतलब फास्फोरस। कभी सोचो ये P कौन? फास्फोरस एलिमेंट की बात चल रही है। 3 एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। P वाइट, P ब्लैक, P रेड एंड P ब्लैक। तो एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही एलिमेंट की एक अमॉर्फस फॉर्म होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, और अमॉर्फस फॉर्म का मतलब रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो मोलर एंट्रोपी ऑफ अमॉर्फस फॉर्म is greater than molar entropy of crystalline form. क्रिस्टलाइन फॉर्म की एंट्रोपी कम होती है, अमॉर्फस फॉर्म की एंट्रोपी ज्यादा होती है। अमॉर्फस फॉर्म हैज ग्रेटर रैंडमनेस। ग्रेटर रैंडमनेस। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं। नोट करें बच्चों। और एग्जांपल्स ले, कंपैरिजन कर रहे हैं हम रैंडमनेस के बेसिस पर एंट्रोपी को, ताकि एंट्रोपी की फील आए आपको। कौन सा नंबर था ये? 4th। नाउ 5th। इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी इन द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिसिटी जितनी ज्यादा होगी, रैंडमनेस विल बी मोर। इन जनरल greater is the complexity that includes atomicity, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितने ज्यादा एटम्स हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया मॉलिक्यूल वो। एटॉमिसिटी ग्रेटर विल बी एंट्रोपी। वो कैसे? जैसे मोलर एंट्रोपी ऑफ, मान लो CH3COH लिक्विड इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी रूम कंडीशन पे लिक्विड है, एसिटिक एसिड भी प्योर एसिटिक एसिड भी लिक्विड है। तो मोलर एंट्रोपी, मोलर मतलब अमाउंट तो सेम रखना ही पड़ेगा ना, तो एसिटिक एसिड की ज़्यादा होगी फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एटम्स वुड बी मोर, एंट्रोपी विल बी मोर। अमंग गैसेस, मोलर एंट्रोपी ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ O2 is greater than molar entropy of O. Molar entropy of H2 is greater than molar entropy of H under similar pressure and temperature conditions. सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर ओजोन की मोलर एंट्रोपी ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन की O से ज्यादा, O मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन। H2 की मोलर एंट्रोपी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो एटॉमिसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा एटम्स हैं तो उनके टाइप ऑफ मूवमेंट्स भी ज्यादा होंगे, एटम्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, केटीजी में पढ़ा देते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में वहाँ जरूरत पड़ती है, तो वहाँ से भी हम ये बात कह सकते हैं। और जैसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ जहाँ तहाँ मेटलर्जी में 12th क्लास के चैप्टर्स में भी यूज़ में आता है। फॉर रिएक्शन if delta Ng is greater than 0, entropy of the reaction is positive. That is, entropy increases.
एंट्रोपी बढ़ती है, कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डेल्टा एस आर, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, तो रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। सर डेल्टा एन जी क्यों ले रहे हो? तो वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की एंट्रोपीज काफ़ी कम होती हैं गैसेस के कंपैरिजन में। ये बात हम कह चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी गैसेस के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। किसी रिएक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ रहे हैं, डेल्टा एन जी कोई नई बात नहीं है। डेल्टा एन जी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में कई चैप्टर्स में जहाँ तहाँ पढ़ चुके हो, यहाँ इस थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो, जब हम डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन पढ़ रहे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो जैसे एग्जांपल, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 CO, अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? नहीं, ये नहीं लेंगे, सॉलिड का कंपैरिजन एंट्रोपी का लेंगे ही नहीं। सॉलिड की एंट्रोपी गैस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होती है। तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल माइनस हाफ प्लस हाफ आ गया, तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ना मतलब रैंडमनेस बढ़ना। N2 प्लस 3H2, ये हेबर्स प्रोसेस है, बड़ा फेमस सा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो डेल्टा एन जी अगर ध्यान से देखो तो -2 है यहाँ पर, तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी नेगेटिव। अच्छा, और एग्जांपल देखना जरा ये वाला, इसमें बच्चे फंसते हैं। कैसे? जैसे ये है H2, मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, 2H गैस, डेल्टा एन जी +1 है। फंसते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एंट्रोपी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ H, मोलर बेसिस पर। अरे भैया ये 2 मोल भी तो है, 1 मोल H2 की एंट्रोपी 1 मोल H से ज्यादा होगी, बट ये तो रिएक्शन है ना, यहाँ तो 2 मोल बन रहे हैं ना H प्लस, तो 2 मोल H की एंट्रोपी ज्यादा होगी। आप तो रिएक्शन अगर है तो डेल्टा एन जी वाला फॉलो करो, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1 आ गया, 2 - 1, तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, एंट्रोपी विल इंक्रीज। भले ही 1 मोल, ऑल्दो कंफ्यूज मत होना, ऑल्दो मोलर एंट्रोपी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ H, भले ही मोलर एंट्रोपी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ H, बट डेल्टा एन जी इज इक्वल टू +1, तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। एक लास्ट केस और ले लो एंट्रोपी का, हालांकि हम पढ़ चुके, सब हो गया 7th। हालांकि ये डिफरेंस नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है अमंग आइसोटोप्स। हेवियर आइसोटोप has slightly greater entropy than its lighter counterpart मतलब लाइटर आइसोटोप। क्या? मोलर एंट्रोपी ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन मोलर एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि ये ऐसा पूछा तो नहीं जाता, यूज में तो नहीं आता, बट फिर भी याद रखेंगे, बड़ा मामूली सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी ड्यूटेरियम हैवियर आइसोटोप है तो उसकी एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी H2 से ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिफरेंस भले ही बहुत स्मॉल है। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर the molar entropy on the basis of randomness of the system or disorderedness of the system. This was important. इसके ऊपर questions आते हैं, पूछे जाते हैं, आपको मिलेंगे DPP sheet में। Accordingly you should be able to solve them. Clear? आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये थे मोलर एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। बात आती है यहीं पे सेकेंड लॉ का ही एक एप्लीकेशन निकल के आता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है
कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी घटेगी और 0 केल्विन पर एंट्रोपी बिकम्स 0। 0 केल्विन का मतलब अब काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, मॉलिक्यूल तो मर गया। तो 0 केल्विन जैसे जैसे अप्रोच करता है, हालांकि एग्जैक्टली 0 केल्विन अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अब पहुंच जाए तो पहुंच जाए, आज तक तो नहीं पहुंच पाए। एब्सोल्यूट 0 इज नॉट अटेन्ड येट, क्लोज टू 0 वी हैव रीच्ड। 0.00007 या 005 केल्विन तक भी पहुंच गए हैं, बट 0 केल्विन तो कैसे पहुंचे? 0 केल्विन पर थियोरेटिकली द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स 0, बट वॉल्यूम तो 0 हो नहीं सकता ना। कुछ तो मास तो है ही ना सब्सटेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एज वी अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0। तो लिखो एंट्रोपी ऑफ a perfectly crystalline entropy of a perfectly crystalline substance approach 0 when temperature approaches absolute 0 or 0 केल्विन। बोल रहे हैं कि एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच 0 व्हेन टेम्परेचर अप्रोच इज एब्सोल्यूट 0। बड़ी क्लियर बात है। मान लो बहुत हाई टेम्परेचर की स्टीम है हमारे पास, स्टीम मतलब H2O गैस, हाई रैंडमनेस है, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा। आपने ठंडा करा, उसका टेम्परेचर घटाया, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आए, मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात चल रही है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो एंट्रोपी घट जाती है, अच्छी खासी, काफ़ी घटती है। और टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स घटेगी, तो एंट्रोपी घटेगी, मूवमेंट घट रहे हैं। और मान लो और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आए, -10 -50 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस बन गई, एंट्रोपी और बहुत घट गई, मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के फुल्के वाइब्रेट कर रहे हैं। और टेम्परेचर ले आए मान लो 5 केल्विन, 2 केल्विन, 1 केल्विन, आधा केल्विन, 0.1 केल्विन, तो वो मॉलिक्यूल बस घिसट ही रहा, हल्का सा हिल डुल रहा, बड़ी मुश्किल से मरने वाला, बस वो इज अबाउट टू डाई, नो मूवमेंट। और 0 केल्विन पर देयर विल नॉट बी एनी काइनेटिक एनर्जी, तो वी से दैट द एंट्रोपी बिकम्स 0। इसका मतलब यही बात तो है, यहीं पे कह रहे हैं हम कि एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस या मोलर एंट्रोपी बोल दो, तो टेम्परेचर अगर 0 अप्रोच कर रहा है, 0 केल्विन, देन molar entropy of the substance approaches 0. Molar entropy of the substance approaches 0, and this is called third law of thermodynamics. इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। यहां तक की बात पहले एक बार नोट करो बच्चों, नोट इट डाउन। अब लिखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टीडी बोले तो थर्मोडायनामिक्स। पहला एप्लीकेशन है, जैसे हमने कहा कि एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर सब्सटेंस को परफेक्टली क्रिस्टलाइन ही मानेंगे और एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 ले लेंगे। तो 0 केल्विन पर सब्सटेंस की एंट्रोपी अगर 0 ले लें तो हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट। तो कैलकुलेशन ऑफ absolute entropy of a substance at a given pressure and temperature। तो गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट करना, ये पहला एप्लीकेशन है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैसे जरा एक डायग्राम बनाएंगे। ये है वी आर, दिस इज एंट्रोपी जूल पर केल्विन पर मोल, मान लो मोलर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर इन केल्विन।
T। एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 है, ये 0 वैल्यू है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी एंड ग्राफ वुड बी लाइक दिस, नॉन लीनियर। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये मेल्टिंग हुई। इस पॉइंट पर आने के बाद में उसके बाद लिक्विड बन गया और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे वुड बी लाइक दिस। उसके बाद एक टेम्परेचर के बियॉन्ड लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन अकर्स, और वेपराइजेशन की एंट्रोपी चेंज काफ़ी लार्ज होता है। और उसके बाद जब गैस बन जाएगा कंप्लीटली, अगेन यू हैव रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये पॉइंट मान लो A, B, C, D, E और ये F, ये पॉइंट्स हैं। ये है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, ये है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, और ये टेम्परेचर मान लो T है सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर, केल्विन में लिए हुए हैं ये। AB क्या रिप्रेजेंट करता है? हीटिंग ऑफ द सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। BC क्या रिप्रेजेंट करता है? फेस चेंज, और फेस चेंज में किसका? एंट्रोपी का फेस चेंज है ये, तो डेल्टा S ऑफ फ्यूजन। फ्यूज हो गया, फ्यूज मतलब मेल्ट कर दिया सॉलिड से लिक्विड में। C पर आने के बाद इट हैज बिकम कंप्लीटली लिक्विड, बट आप तो टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो, तो C से D क्या शो करता है? हीटिंग, हीटिंग फ्रॉम C टू D फॉर द लिक्विड। लिक्विड हीट अगर के एक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर और फिर बॉइलिंग हो गई, बॉइलिंग में एंट्रोपी चेंज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट लार्ज। व्हेनेवर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, एंट्रोपी चेंज इज क्वाइट लार्ज, तो ये कहलाता है डेल्टा S ऑफ वेपराइजेशन। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, और E से F आपके गैस से डील कर रहे हो और गैस का टेम्परेचर बढ़ाया। कोई कहे कि मुझे T केल्विन पर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यू कैन डू। कैसे? टोटल एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S टोटल इज नथिंग बट फाइनल एंट्रोपी एट T केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0, और 0 केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या ले ली? 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या ले ली? 0 केल्विन है ये, K, ओके ना है वो 0 केल्विन, एंड दिस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर द parts AB, BC, CD, DE, EF। सभी पार्ट्स का, सेगमेंट्स का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लो, सबका सम कर लो, एंड यू विल गेट द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज है, और 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 ले ली हमने, तो इसका मतलब T केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। सो दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट T केल्विन। ऑफ कोर्स मोलर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो पर मोल बेसिस पे डिफाइन हो रहा है सब कुछ, ये तो पर मोल बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, या मान लो n मोल के लिए भी डिफाइन हो रहा है, तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो AB मतलब यू आर डीलिंग विद अ सॉलिड, और सॉलिड की एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसा होता है? 0 केल्विन से लेकर के T मेल्टिंग पॉइंट तक, N CP सॉलिड dt अपॉन T, यही तो था। हालांकि CP CV सब बराबर C के बराबर होते हैं सॉलिड लिक्विड्स में, बट लिख दिया मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे। हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हीटिंग इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो 1 एटमॉस्फेयर, तो ये तो एंट्रोपी हो गई AB प्लस BC। व्हाट इज BC? फेस चेंज, एंट्रोपी ऑफ द फेस चेंज, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर मोल होगा तो पर मोल बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट। प्लस अब CD की बात करो, CD मतलब यू आर डीलिंग विद द लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए लिक्विड में, N CP लिक्विड dt अपॉन T। सो दिस इज हाउ यू से यू कैन फाइंड आउट। इसके बाद में फिर आप बात करते हो D to E, D से E क्या है? प्रोसेस, फेस चेंज, अगेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, वेपराइजेशन प्रोसेस, और वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, पढ़ा हुआ है आपका। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ये है फॉर्मूला ऑफ
एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विच इज मच लार्जर देन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसलिए ग्राफ बनाते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि BC सेगमेंट छोटा बनाना है और DE सेगमेंट बड़ा बनाना है ग्राफ में। फिर E से F, नाउ यू आर डीलिंग विद द गैस। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से लेकर के हमें टेम्परेचर T तक NCP गैस का dt/T। सो लाइक दैट। अब CP सॉलिड दिया हुआ होगा, कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे ln/T2/T1, और ये सब वैल्यू अगर दी हुई हो तो वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये है तरीका। सो वी कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर लाइक दिस। ये था पहला कैलकुलेशन। ध्यान दो, absolute value of enthalpy, absolute value of internal energy we cannot determine, but we can find out the absolute value of entropy using the third law of thermodynamics, taking the entropy of the substance at 0 Kelvin to be 0। थोड़ा समझ के पढ़ें इस चीज को, इसके यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब हर सब्सटेंस की अगर एंट्रोपी आ गई तो अब तो रिएक्शन की भी एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। हर सब्सटेंस का एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको एंट्रोपी हम एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंट्रोपी पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए भी एंट्रोपी चेंज नाउ वी कैन फाइंड आउट एट ए गिवन टेम्परेचर। लिखो पहले यहां तक की बात। सेकेंड एप्लीकेशन, calculation of entropy change of reaction, entropy of reaction। entropy of reaction का मतलब entropy change ही होता है, तो डेल्टा SR at a given temperature। अब मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B कन्वर्टेड टू C प्लस D। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब A की एंट्रोपी, B की एंट्रोपी, C की एंट्रोपी, D की एंट्रोपी, मैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इंडिविजुअली। कई बार क्वेश्चन में दी हुई होती है, कई बार हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मुझे अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी पता है तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा SR इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ ऑल एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो सभी प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी का सम माइनस सभी रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी का सम का डिफरेंस जो होगा दैट इज एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स C इंटू SC प्लस D इंटू SD माइनस A इंटू SA प्लस B इंटू SB, वेयर SA, SB, SC, SD क्या हैं? आर मोलर एंट्रोपीज ऑफ सब्सटेंस A, B, C एंड D। A, B, C, D की ये मोलर एंट्रोपीज हैं, SA, SB, SC एंड SD। मोलर एंट्रोपी ऑफ C मतलब C के एक मोल की एंट्रोपी, और C मोल है तो C से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। कोई मुश्किल बात नहीं है, क्वेश्चंस आएगा अभी यूज आएगा तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन और यूजेस, कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं और रिएक्शन का एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, बट यहीं पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे। सेकंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों ने पढ़ा भी होता है, गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी ये भी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां तक की बात लिखने के बाद लिखो गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। तो हेडिंग लिखिए गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी ये भी एक स्टेट फंक्शन है,
और ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जी को डिफाइन किया जाता है एच माइनस टी एस। एच माइनस टी एस करके डिफाइन करते हैं और ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एस्टैब्लिश करता है। सो इट एस्टैब्लिशेस an alternate criteria of spontaneity of reaction or process at a constant pressure and temperature conditions। सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ में से ना आ रहा। इट एस्टैब्लिशेस एन अल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। एक क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी तो आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट 2। क्या किसी प्रोसेस को या किसी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस प्रूव करना होता था तो आप क्या करते थे, आप एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करते थे, एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग कैलकुलेट करते थे, दोनों को जोड़ करके एंट्रोपी चेंज टोटल निकालते थे, टोटल या यूनिवर्स, और उसको पॉजिटिव शो कर देते थे ग्रेटर देन 0 और बोल देते थे कि नाउ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव। यही था। एक और ऑल्टरनेट क्राइटेरिया है, वहाँ तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पर केवल सिस्टम के लिए गिब्स एनर्जी का चेंज अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट करें और उसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस या क्या होगा। कैसे, वही तो पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो इट एस्टैब्लिशेस एन अल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। कैसे, जरा देखिए। स्टेट फंक्शन है, डिफाइन ऐसे होता है एच माइनस टी एस। तो अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डी जी किसके बराबर, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल आप जानते हो, टी एस का डिफरेंशियल टी डी एस माइनस एच डी टी, इस तरीके से। अच्छा एक बात दो, आपको तो ये पता है कि एच इज इक्वल टू क्या बोलते हो, यू प्लस पी वी। तो डी एच किसके बराबर हो गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये बात यहाँ लिख सकते हैं। तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ऐसे लिखते हैं हम इसको। अच्छा साथ में हमें ये भी पता होता है कि डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और डी यू को हम यू भी लिख सकते हैं क्यू माइनस पी डी वी, कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क को इग्नोर कर दिया, मान लो हमने यहां पर, वी आर नॉट टेकिंग नॉन पीवी वर्क हियर, नॉन पीवी वर्क इग्नोर्ड हियर। नहीं कंसिडर कर रहे हैं, नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड लिखो इग्नोर की जगह, ज्यादा अच्छा है। आएगा उसका नंबर भी, बात करेंगे। डेल्टा जी है ही वो एक चीज। तो इस तरीके से मैं अगर लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि डी जी इज इक्वल टू वॉट, क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल। साथ ही साथ में ये भी कह दूं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर साफ दिखता है कि डी टी जीरो हो गया, डी पी भी जीरो हो गया। और आपको ये भी पता है कांस्टेंट प्रेशर पर वट एवर हीट यू गिव इज नथिंग बट डी एच, ये भी एक चीज होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर वट एवर हीट यू गिव इज इक्वल टू डी एच, डी एच के बराबर होती है वो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो यहां से अगर हम देखें तो जरा देखना क्या बात कह पाएंगे, डी जी इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम, सब कुछ सिस्टम के लिए है। तो फिर क्यू पी, क्यू बन गया क्यू पी ऑफ द सिस्टम, ऑफ कोर्स सिस्टम, और वी डी पी जीरो हो चुका है, और माइनस टी डी एस।
यही तो हुआ, बाकी टर्म जीरो हो गए, dt ये जीरो, VdP जीरो, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। बट आपको एक बात और पता है, ds सराउंडिंग क्या होता है? Q सराउंडिंग अपॉन T, यही बोलते हो। और Q सराउंडिंग किसके बराबर है? QP। तो एक तरीके से माइनस QP अपॉन T के बराबर हो गया। क्यों? सराउंडिंग का हीट हमेशा सिस्टम के हीट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन अपोजिट। सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब की है तो जितनी हीट अब्जॉर्ब की है आई तो सराउंडिंग से ही ना, या जितनी सिस्टम ने हीट लूज की है तो मिली तो सराउंडिंग को ही ना। तो कहने का मतलब Q सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस QP के बराबर है, कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं सब कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहूं तो यहां पर QP की जगह रख सकता हूं माइनस T ds सराउंडिंग। तो माइनस T ds सराउंडिंग जब रखोगे यहां, माइनस T ds सिस्टम, यही हुआ। तो इसका मतलब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, चेंज इन गिब्स फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस T ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग क्या होता है? ds टोटल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, आ गया ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कैसे जरा देखें अगली स्क्रीन पे। पहले यहां तक की बात लिखो। आपको अगर ये डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है ना तो चलेगा, वो कोई बात नहीं है। हालांकि कोई बहुत विशेष बात नहीं है, एक दो बार लिखोगे रफ कॉपी में, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव डन। यहां तक की बात लिखो, अगली स्क्रीन पर जाकर के इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि करना क्या है, वो देखेंगे। मैं इसको ओवरऑल प्रोसेस के लिए ऐसे बोल सकता हूं कि ओवरऑल चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम वुड बी इक्वल टू माइनस T डेल्टा S टोटल। यहीं से आएगा ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कैसे? सी, ध्यान से, इफ डेल्टा S टोटल अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर तो केल्विन में है ना, और वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा S टोटल अगर पॉजिटिव है और टेम्परेचर केल्विन में लिया है तो ओवरऑल डेल्टा G की वैल्यू विल बी नेगेटिव। देन रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। और स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान दो बच्चों, आप तो कब से कहते आ रहे हो कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम विल बी नेगेटिव। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताऊंगा, रुको। बट अगर नेगेटिव हो तो यू कैन से दैट द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा S टोटल की वैल्यू 0 हो जाए एंड डेल्टा S कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कोर्स सिस्टम के लिए अगर वो भी 0 हो जाए, वो 0 हो जाएगा, देन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस और इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी आप जानते हो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इक्विलिब्रियम स्टेट है तो इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए डेल्टा G कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 0 शो कर दो, या फिर एंट्रोपी चेंज टोटल को 0 शो करो। और यदि कैलकुलेशन सजेस्ट करती हैं कि डेल्टा S टोटल नेगेटिव आ गया कैलकुलेशन से, या फिर डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। non-spontaneous or non-occurring process. So reaction will be non-occurring process or non-spontaneous. तो ये क्या हुआ? अल्टीमेटली दिस इज a criteria of spontaneity. In fact ये वाला criteria of spontaneity है ये। आप डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग मत कैलकुलेट। अगर आप डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कैलकुलेट करके अगर नेगेटिव शो कर दो तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, प्रूव हो गया
कि process is spontaneous, reaction will move spontaneously in the forward direction. Process will move spontaneously in the forward direction without any external help. और यदि यही डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन अकरिंग, प्रोसेस विल नॉट मूव इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं जाएगा फॉरवर्ड में। आ रही बात समझ में? और यदि जीरो शो कर दिया आपने डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट यू विल से दैट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। अब बात आती है कैलकुलेट कैसे करें डेल्टा जी। तो आपको पता कैसे सर ये निकालने कैसे, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर रिएक्शन और फॉर सिस्टम, तो आपको पता है ना G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो डी जी किसके बराबर हो गया, डी एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी एस डी टी, यही हुआ, यही है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या बोल दोगे, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड बी इक्वल टू डी एच माइनस कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये वाला टर्म जीरो हो गया, टी डी एस। और ओवरऑल प्रोसेस के लिए मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन। ये है वो फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इससे सॉल्व होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन माइनस टी इंटू डेल्टा एस। T at the temperature and delta SR is the entropy change of the reaction, delta HR is the enthalpy change of the reaction. एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन कई बार हम कैलकुलेट करते हैं यदि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपीज दी हुई हों, पढ़ाया हमने सेकंड एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, हमने प्रूव किया। और साथ में डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, दैट वी फाउंड आउट। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। एक आध सवाल लेते हैं इसके ऊपर कि भाई किस तरीके से हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक मेरे पास ये क्वेश्चन का डेटा है, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाकर के इसको लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, 2N2O5 गैस कन्वर्टिंग टू 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, and comment on the spontaneity of this reaction. Given delta HR, enthalpy of the reaction is 110 kilojoule per mole and molar entropy of NO2 and 2O5 O2 are given in the question as 240, 355, 205 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। और एट 300 केल्विन, ये भी डेटा एट 300 केल्विन। क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं तो क्या बताऊं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट करो, स्पॉन्टेनिटी भी बतलाओ इस रिएक्शन की, ये डेटा दिया हुआ है, डू इट।
हाँ भाई, क्या आंसर आया जरा देखें। आंसर देखो ये आया। क्वेश्चन में हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। ऑफ कोर्स रिएक्शंस तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी चलती हैं। सारे डेटा सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे मेजरमेंट किए गए होंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच की वैल्यू 110 किलो जूल माइनस टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 4 इंटू एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ NO2 240 प्लस 205 माइनस एंट्रोपी 2 N2O5, तो 2 इंटू N2O5 355। बट ये जूल में है और ये किलो जूल में है, तो 1000 से डिवाइड करना भूलना मत। अब आया किलो जूल में, तो 110 माइनस 0.3 रह गया, ये 1000 से डिवाइड किया तो, और ये 2 4 0 4 चौक 16 और 4 2 8 1 960 प्लस 205 माइनस 350 710 900 1160 1165 हो गया ये। 1165 माइनस 710 तो 7 465 455। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। 110 माइनस 455 मतलब 3 पंजे 15 3 पंजे 15 1 16 16 1 4 3 12 3 चौक 12 और 1 13, तो कितना हो गया एक के बाद 136, तो माइनस 26.5 किलो जूल पर मोल। माइनस में आ गया भाई, नेगेटिव है। नेगेटिव इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। Reaction is spontaneous under given pressure and temperature conditions. तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली। तो डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर आप कैलकुलेट करते हो और वो नेगेटिव शो कर देते हो, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। दिस वाज ऑल इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आसान है बट इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इन बातों को। नोट करें बच्चों।